सभी को नमस्कार। सेकेंड ग्रेड फिजिक्स में बीएससी पार्ट में सेकेंड लास्ट यूनिट नंबर 5 जो आपके है क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट 90% स्टूडेंट मुझे ये कह रहे हैं कि सर हम अगर छोड़ के जाएंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स वाली यूनिट को छोड़ के जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में भी क्वांटम मैकेनिक्स का कोई भी नाम नहीं है। ठीक है, और 12th क्लास के बाद में हमने बायोलॉजी के विद्यार्थियों के क्वांटम मैकेनिक्स से हमारा कोई संबंध रहा नहीं है। ठीक है, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा, थर्मोडायनामिक्स लास्ट यूनिट में थी वो भी थोड़ा बहुत मिला हुआ था, वेव ऑप्टिक्स जो तरंग प्रकाशिकी थी वो भी था, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो पार्ट था वो स्थिर विद्युतिकी में थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, मैकेनिक्स में भी पार्ट मिल रहा था। ठीक है, तो और सारे लगभग बीएससी की जितनी भी यूनिट हैं वो कहीं ना कहीं पहले आपकी 11th-12th क्लास में थोड़ी बहुत उनका इंट्रोडक्शन हो चुका था, पढ़ा हुआ था। क्वांटम मैकेनिक्स का आपका अभी तक किसी भी रूप में कोई प्रकार से परिचय नहीं हुआ है। इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट ने क्या किया कि जो स्टडी मटेरियल थे या नोट्स था उसमें से देख के कह दिया कि सर इसमें तो हालांकि लिखे तो बहुत कम पेज हैं, फिर भी सर कि ये समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि कुछ पहली बार ही देख रहे हैं ऐसा कुछ। एक तरीके से वेव फंक्शन साई क्या है, ऑपरेटर क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, तो इन सब के नाम भी पहली बार ही सुने हुए लग रहे हैं। इसलिए ये अगर इससे कितने क्वेश्चन आएंगे हम छोड़ के चले जाएंगे, तो सब लोगों का ऐसा इंक्वायरी थी। तो मैं उन लोगों के लिए कह दूं इस वीडियो में आप बने रहिए। छोटे से छोटा वीडियो बना के मैंने आप लोगों को ये कहा कि अगर आप छोड़ के ही जा रहे हैं तो आप प्रयास कीजिए कि जो इस वीडियो में मैं कराऊं सब कुछ छोड़ दीजिए, डायरेक्टली बस जो बॉक्स में बंद करूं उसी को पढ़ के चले जाइए। आरपीएससी में आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन तो पक्के लग जाएंगे। जो क्वेश्चन मैं कराऊं उनको भी आप डायरेक्टली जो 20-30 क्वेश्चन आपको दे दूंगा वो 30 क्वेश्चन को वैसे ही आप याद करके मेमोराइज करके चले जाना। उनमें डिजिट वगैरह भी कुछ चेंज नहीं, उनकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी, वैसे के वैसे उनमें से कोई 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके आ जाए, वो आ जाएँ तो कर देना, अदरवाइज तो वैसे आपने छोड़ ही रखा है तो टाइम आपका कुछ एक्स्ट्रा इसमें जाएगा नहीं। ठीक है, इस यूनिट की हम बात करें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपके 100% बन गया, यहाँ से ये लो 100% एक काम हो गया, एक क्वेश्चन हो गया आपके। कहाँ से बनेगा? अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा है श्रोडिंगर इक्वेशन और ऑपरेटर, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा पक्का। और मुझे लगता है श्रोडिंगर इक्वेशन से भी ज़्यादा ऑपरेटर्स पे आपको मिल जाएगा। ऑपरेटर्स भी खूब सारे नोट्स में लिख रखे हैं, वो सारे नहीं पढ़ने हैं आपको। 2 ऑपरेटर में ही आपका काम हो जाएगा, एक है संवेग मोमेंटम और एक है ऊर्जा। बस ये 2 से भी आपका काम हो जाएगा। सिंबल पूछ लेगा आरपीएससी में आया हुआ कि इस निम्न में से संवेग का ऑपरेटर कौन सा है, बस यहाँ से एक क्वेश्चन। यानी सबसे छोटी यूनिट अगर कोई है पूरे फिजिक्स के सेकंड ग्रेड में तो इसी को मानना है, छोड़ के जाने के बजाय आप जो मैं बताऊँ एग्जैक्टली वही पढ़ लेना इस वीडियो में। ठीक है, फिर है उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका बनता है इन दोनों में से मिला के, पोटेंशियल वेल और पोटेंशियल बैरियर दे रखा है आपके सिलेबस में और एक हार्मोनिक ऑसिलेटर दे रखा है, तो बैरियर को भी आप छोड़ दीजिए। 1D बॉक्स पोटेंशियल वेल जो है वो और हार्मोनिक ऑसिलेटर है आपका वो, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ 2 एग्जैक्ट 2 फॉर्मूले बताऊंगा, वहीं आपको उनको बस मेमोराइज कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। सबसे छोटा अब तक की सबसे छोटी यूनिट है। अनिश्चितता सिद्धांत पे एक क्वेश्चन करना है, अभी बता दूंगा। श्रोडिंगर इक्वेशन ऑपरेटर्स पे एक क्वेश्चन आपको समझ के बस उसको मेमोराइज कर लेना है, 2 बातें। 1D बॉक्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर के भी जो रिजल्ट हैं 2 ही चीज़ याद रखनी है इसमें, तो इसकी ऊर्जा जो है वो याद रखना है, 1-2 थ्योरेटिकल जो लाइन वाले क्वेश्चन दिखाऊंगा वो क्वेश्चन ही याद कर लेना डायरेक्ट। ठीक है, और 1D बॉक्स में आपको एक तो वेव फंक्शन तरंग फलन और इसका ऊर्जा जो है वो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन से भी एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो आया था वेव फंक्शन साई के बारे में भी आ सकता है। ठीक है, ये वेव फंक्शन है साई, उसके बारे में आरपीएससी में एक इजी से इजी क्वेश्चन एक आया हुआ है, तो डायरेक्टली अगर वो क्वेश्चन भी वैसा का वैसा रिपीट होगा तो भी वो क्वेश्चन आपको लिख के 30 क्वेश्चन डायरेक्टली
लिखे हुए और उनके सॉल्यूशन लिख के आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जहाँ से आप डायरेक्टली उन्हीं को याद करके एग्ज़ाम में और कुछ भी नहीं पढ़ के जाना है, वो करके जाओगे तो भी आपके 2-3 क्वेश्चन लग जाएंगे, छोड़ के नहीं जाना है। ये मेरा आपसे एक एडवाइस है, इसको नहीं भी पढ़ना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, तो जो मैं आपको दूँ 1-1.5 घंटे वो आप पढ़ के बस उतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम निकलना चाहिए, क्वेश्चन अपने होने चाहिए, बाकी क्या फ़र्क पड़ता है। आप ये मत सोचो कि क्वांटम हमारी देखी हुई नहीं है, ये आपका पूरा पैटर्न है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन एग्जैक्टली। आप जो आपके पास, मैं उम्मीद करता हूँ नोट्स या जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास है, सबसे पहले तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है, इंट्रोडक्शन की बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्लासिकल मैकेनिक्स जिसको हम बोलते हैं, चिरसम्मत भौतिकी, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स फिजिक्स में ऐसे थे जिनके परिणाम जो हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है, जैसे एक तो आपका था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके बाद में था आपका कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है, ऐसे कुछ प्रभाव थे। उसके बाद में भी 1-2 और हैं, आपको बता रहा था मैं, जैसे है हाँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सब के रिजल्ट्स जो थे वो क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाए। ठीक है, चिरसम्मत भौतिकी उनको समझाने में असफल रहा, इसलिए उनको और क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा, क्वांटम के जो कंसेप्ट थे उनके द्वारा ये आसानी से समझाए जा चुके हैं। इसलिए हमें इसकी एक तो ये मानो कि क्वांटम मैकेनिक्स का ज़रूरत जो है अभी हमारे फिजिक्स में क्यों पड़ी, इसीलिए इसको बीच में आपको पढ़ाने के लिए, सेकेंड ग्रेड के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताने के लिए था। तो यहाँ पे जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसका नाम आपका सुना हुआ है, कॉम्पटन प्रभाव का मान लो नहीं सुना हुआ होगा, और कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का भी आपका नाम सुना हुआ है। तो ये 2 चीज़ें, ये क्लासिकल फिजिक्स से इनके जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं समझा सके, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स का हुआ। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम डील करेंगे तो परमाणु आकार लगभग एंगस्ट्रॉम से भी कम जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी जो आप पार्टिकल लेते हो उनका आकार बहुत छोटा होता है, लगभग एंगस्ट्रॉम की कोटि का। ठीक है, उसी बात को समझाने के लिए हाइजेनबर्ग ने क्या किया, अनिश्चितता सिद्धांत दिया, जहाँ से आरपीएससी में आपके 100% एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अनिश्चितता सिद्धांत क्या था? क्वांटम की हम बात करें तो किसी एक ही समय पे किसी वस्तु की स्थिति और संवेग डेल्टा एक्स और पी एक्स एक साथ साइमल्टेनियसली हम पता नहीं कर सकते। डेल्टा एक्स क्या है? स्थिति में अनिश्चितता। ठीक है, डेल्टा पी एक्स क्या है? संवेग में अनिश्चितता। और एच क्रॉस क्या है? h/2π, ये भी लिख सकते हो, एच प्लांक कांस्टेंट है, और इस एच क्रॉस की वैल्यू आप लिख सकते हो लगभग 1.54054 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, यानी स्थिति और संवेग इनका गुणनफल है, इसका मात्रक क्या है? जूल इंटू सेकेंड। एच क्रॉस से ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये मानो, यानी किसी एक ही समय पे साइमल्टेनियसली आप मान लो। ठीक है, एक्स पी एक्स आपके जो उसमें लिखा हुआ है नोट्स में, स्थिति व संवेग का एक साथ एक ही समय पर पूर्णतः शुद्धता पूर्वक मापन संभव नहीं है। ठीक है, ये आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। एक बात तो ये है। ठीक है, यानी जिनका मल्टीप्लिकेशन यानी एच क्रॉस के इक्वल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है वो स्थिति व संवेग भी आपको मिले। 1 मिनट इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ऐसे ही आपका डेल्टा ई और डेल्टा टी भी तो हो सकता है, उसके लिए भी आप ये लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट भी क्या हो गया? जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, दूसरा हो सकता है कोणीय संवेग, डेल्टा जे और थीटा, ये भी हो सकता है आपका एच क्रॉस बाई 2। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कह रहा है? ये दोनों कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटी हैं, दोनों विहित संयुग्मी चर हैं, वेरिएबल हैं। स्थिति व संवेग, पोजीशन और मोमेंटम, दोनों का एक ही समय साइमल्टेनियसली
शुद्धतापूर्वक मापन संभव नहीं है। ये हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत दिया था। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो h×2 के इक्वल और इसका ग्रेटर देन होगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या बनता है कि h× की वैल्यू आपको पता है 1.05 और 10⁻⁻34। अगर ये नहीं भी याद है तो आप h की वैल्यू तो आपको पता है 6.6 × 10⁻⁻34। 2π का भाग लगाओ तो ये आएगा। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट था h×2। यहाँ से x की वैल्यू दे दी आपको, स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में पूछ लिया तो इधर आ जाएगा, भाग लगा देगा, सिंपल एक क्वेश्चन आएगा। बस वो एक क्वेश्चन 2 नंबर आपको दे देगा। कैसा क्वेश्चन आएगा ये आपको समझ में आ गया। डेल्टा x डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू, आप न्यूमेरिकल सोल्व करो तो इक्वल रख दोगे h×2। ठीक है, x क्या है स्थिति में अनिश्चितता, px क्या है संवेग में अनिश्चितता। ठीक है, और इसको आप थोड़ा और अच्छे से लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया डेल्टा x डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h×2। अगर आपको ये मिल जाए कि डेल्टा x डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन h×2, ये सही नहीं है, ये गलत है। इन दोनों का x और पी वाई ये कैनोनिकल कॉन्जुगेट नहीं है। इसका मतलब x और पी एक्स यानी x डायरेक्शन में स्थिति और p ये डायरेक्शन y डायरेक्शन में संवेग हो गया ना। इन दोनों में अनिश्चितता एक ही समय पे इनका शुद्धतापूर्वक मापन संभव है, इसलिए ये सही नहीं है। इसके लिए आप ऐसे लिखना पड़ेगा डेल्टा y डॉट डेल्टा पी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू h×2। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया था आरपीएससी में, निम्न में से सत्य कथन है। एक क्वेश्चन आरपीएससी में आया था, वो ऐसे ही देख लीजिए आरपीएससी में अनिश्चितता सिद्धांत पे क्या आया था, सत्य कथन है। ठीक है, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला था डेल्टा x डेल्टा पी वाई। ठीक है, डेल्टा x डेल्टा पी वाई नियर अबाउट h×। दूसरा है डेल्टा x डेल्टा पी एक्स नियर अबाउट 0। तीसरा है डेल्टा y डेल्टा पी एक्स, ठीक है, नियर अबाउट h×। चौथा है डेल्टा x डेल्टा पी एक्स नियर अबाउट h×। देखिए आप अनिश्चितता सिद्धांत तो पढ़ लिया, आरपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, क्या बता रहे हैं देखिए आप, x और पी एक्स कौन से में आ रहा है, x और पी वाई, ये h× नहीं हो सकता। ठीक है, x और पी एक्स h× के नियर अबाउट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनिश्चितता सिद्धांत की हम बात करें तो y और पी एक्स ये दोनों का भी कोई मेल नहीं है। x और पी एक्स स्थिति और संवेग दोनों, ठीक है, और नियर अबाउट h×, ये मिल रहा है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आरपीएससी में आया हुआ है। यानी ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, देख लीजिए आप। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप सही कथन है। ठीक है, समझ गए आप। यानी अगर आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा डेल्टा x डॉट डेल्टा पी वाई तो आपको क्या लेना पड़ेगा 0। क्यों? इसका मतलब इन दोनों का एक ही समय पर शुद्धतापूर्वक मापन संभव है। ठीक है, x और पी वाई का, लेकिन x और पी एक्स का शुद्धतापूर्वक मापन नहीं है। इसी आधार पे हमें क्या मिला था, अनिश्चितता सिद्धांत के कुछ रिजल्ट्स मिले थे। ठीक है, और वो रिजल्ट्स में पहला तो ये था, हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो थी वो थी -13.6 अपॉन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर 1 यानी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में मिला था अनिश्चितता सिद्धांत ही आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के अंदर अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व होता तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होनी चाहिए 20 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी में आया हुआ है। आपको डायरेक्ट ऐसे कैसे याद कर लेना है कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में स्थित होता तो अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी, 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि वास्तव में एक्सपेरिमेंट्स में आपको बीटा रेडिएशन वगैरह में पता चला कि उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है लगभग 4 MeV के आसपास। ठीक है, इतना दे रखा है ना। बीटा कणों की अधिकतम ऊर्जा 4 MeV ही पाई गई, अतः इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व नहीं होता। अगर नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये भी आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आप लिखा हुआ है, यदि अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व माना जाए तो उसकी एनर्जी होनी चाहिए। ऑप्शन है 4 MeV, एक ऑप्शन है 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 0। ये ऑप्शन हो जाएगा। ये भी अनिश्चितता सिद्धांत, डायरेक्ट याद कर लो, छोड़ के जाने से बेहतर है। अनिश्चितता सिद्धांत का एप्लीकेशन या कॉन्सिक्वेंसेस हो गया इसका, ठीक है, परिणाम हो गया। उसके बाद में हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, शून्य बिंदु एनर्जी, शून्य बिंदु या 0 पॉइंट एनर्जी भी अनिश्चितता सिद्धांत से E = 1/2 H क्रॉस ओमेगा है। ओमेगा वही है ऑसिलेशन वाला K/M, याद आ रहा होगा, ये मैंने करवा दिया है। कोणीय आवर्ती, हार्मोनिक ऑसिलेटर सरल आवर्ती दोलित्र मान लो इसको, सरल आवर्ती दोलित्र का आवर्ती दोलित्र, सरल आवर्ती दोलित्र, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी या शून्य बिंदु ऊर्जा जो होती है वो 0 होती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कह रहा है, उसकी शून्य बिंदु ऊर्जा जो है E0 है वो 1/2 H क्रॉस ओमेगा होती है। ये भी डायरेक्टली याद कर लो। क्लासिकल फिजिक्स कहती है हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये ना हार्मोनिक और सरल आवर्ती दोलित्र की क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार शून्य बिंदु ऊर्जा 0 पॉइंट एनर्जी जिसको बोलते हैं वो 0 होनी चाहिए, लेकिन उसको क्वांटम मैकेनिकली हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसकी शून्य बिंदु एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी जिसको भी आप बोल सकते हो कुछ मामलों में, तो E0 = 1/2 H क्रॉस ओमेगा होती है। ये भी आप हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से पता कर सकते हो। शून्य बिंदु ऊर्जा वो भी किसकी, हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ऑसिलेटर का नाम आते ही, दोलित्र का नाम आते ही आपके समझ में ओमेगा = K/M, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। ये भी अनिश्चितता सिद्धांत का एक फायदा है, ठीक है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन बनता है, यानी अनिश्चितता सिद्धांत के फायदे मैंने आपको बता दिया। अब न्यूमेरिकल आरपीएससी में कैसा आएगा उसकी चर्चा कर लेते हैं हम। आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आरपीएससी में, मैं लिख रहा हूं इसको यहां पे, एक कण की स्थिति में अनिश्चितता, क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऐसे कैसे एग्जाम में आ जाएगा। एक कण की स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, जो इस वीडियो में मैं कर रहा हूं बस उसी को कर लेना, छोड़ के जाने से बेहतर है। अदरवाइज मैथ्स वालों के लिए अलग से फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक हैं उनके अंदर क्वांटम को पूरा कर रखा है, वो वहां से पढ़ सकते हैं, उसमें 4-5 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है। अनिश्चितता इसकी, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। बायो के स्टूडेंट जो हैं, जैसा आपने मेरे को कहा मैं आप ही के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। पूरा वीडियो सिर्फ बायोलॉजी के स्टूडेंट सेकेंड ग्रेड के लिए डेडिकेटेड है। अनिश्चितता इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बराबर है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बराबर है, ठीक है। इसके वेग में न्यूनतम अनिश्चितता होगी, तो इसके वेग में न्यूनतम अनिश्चितता होगी। ऑप्शन दे रखे हैं आपके V/4π, ऑप्शन दे रखा है V/8π, सी दे रखा है V/12π, डी दे रखा है V/8, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, स्थिति में अनिश्चितता। पहले तो ये देखो अनिश्चितता सिद्धांत क्या कह रहा है, ΔX ΔPx, ठीक है, इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो H×2। इसको भी क्या लिखोगे H/2π और 2π × 4π, यानी
h/4 पाई। कैलकुलेशन पर्पज में आप क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल टू h/4 पाई। कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं हो तो वहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू डेल्टा वी, ये होता है p बराबर mv होता है ना। तो यहाँ पे वेग के लिए पूछा है आपको तो इसलिए लिखना ही पड़ेगा ऐसा। और ये है आपका h/4 पाई आ गया। अब ये कह रहा है स्थिति में अनिश्चितता किसके बराबर है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बराबर है। इसका मतलब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लेमडा होता है, लेमडा m डेल्टा v बराबर h/4 पाई। ठीक है, अब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वो अगले चैप्टर में आएगा, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, लेकिन लास्ट यूनिट में आएगा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। उसमें होता है किसी कण के साथ तरंग जुड़ी हुई होती है, लेमडा इक्वल टू h/p जिसको बोलते हैं, और लेमडा इक्वल टू h/mv, ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला होता है, लेमडा इक्वल टू h/mv। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख रहा हूँ h/mv। ठीक है, आगे है m डेल्टा v h/4 पाई। कुछ कट रहा है, h से h कट गया, m से m कट गया। आपको क्या चाहिए, डेल्टा v चाहिए वेग में, यानी डेल्टा v चाहिए। तो यहाँ डेल्टा v को अकेला रख लो, क्या मिल रहा है, डेल्टा v इक्वल टू, ये v इधर आ जाएगा, v/4 पाई। आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद एसीएफ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझिए आप, एक में दो क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पे अगर ऐसे कैसे यही क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है सेकंड ग्रेड में ये आ जाए, डिजिट भी चेंज नहीं करे, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूरा बड़ा लिखा है बार बार। ठीक है, कुछ भी नहीं आया तो v/4 पाई याद करके चले जाना, ऐसे कैसे आ जाएगा। अगर यही लैंग्वेज आ गई तो v/4 पाई आंसर है। ठीक है, छोड़ने से तो बेहतर है। करना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। अनिश्चितता सिद्धांत की बात ये है, डेल्टा एक्स पी एक्स h×2 h/4 पाई हो गया। ठीक है, संवेग नहीं पूछा आपको, वेग पूछा है तो m डॉट डेल्टा v लिख दिया। फिर ठीक है, फिर स्थिति में अनिश्चितता क्या कह रहा है, डी ब्रोगली तरंग। अब डी ब्रोगली वाला कंसेप्ट अलग से मैंने लिख दिया, लेमडा इक्वल टू h/p होता है। ठीक है, डी ब्रोगली की परिकल्पना ही यही है, किसी गतिशील कण के साथ तरंग जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और उसका तरंग दैर्ध्य लेमडा इक्वल टू h/p से दिया जाता है, p संवेग है इसलिए h/mv मैंने लिख दिया। और यहाँ से आप इस लेमडा की वैल्यू रख दी, ये कैंसिल कर दिया, डेल्टा v इक्वल टू v/4 पाई आपको मिल गया। एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी पे दूसरा क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, क्योंकि आरपीएससी में आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए ये ज़्यादा फोकस है अपना। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रयोग में, लिख रहा हूं मैं, ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपको ज़्यादातर स्टूडेंट, जैसे कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जिनके पास नोट्स या कोई बुक वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो फिर उनके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, किसी प्रयोग में 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता अनिश्चितता कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और फिर क्या पूछ रहा है, इसके संवेग में अनिश्चितता होगी, तो क्या पूछ रहा है, इसके संवेग में, इसके संवेग में अनिश्चितता होगी। ऑप्शन ए दे रखा है, बी दे रखा है। हालांकि आरपीएससी में थोड़ा सा चेंज होके आया था, उसने पूछा था इसके संवेग में प्रतिशत अनिश्चितता होगी, प्रतिशत नाम आते ही फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन दे रखा है आपका
लगभग 5.27 गुणा 10 की पावर -25। ठीक है, संवेग का मात्रा हो गया kg मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में दे रखा है 11.2 गुणा 10 की पावर -26 kg मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में दे रखा है 5.27 गुणा 10 की पावर -28 kg मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में दे रखा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन कैसे करना है, स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 एंगस्ट्रोम, मतलब 10 की पावर -10 मीटर। ये दे रखा है। क्वेश्चन क्या था, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल टू आपको क्या लेना है, h क्रॉस बाई 2। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये हो गया h/4 भी लिख सकते हो या h क्रॉस बाई 2 लिख सकते हो। डेल्टा पी एक्स आपको पूछा है तो क्या आ जाएगा, h/4 गुणा डेल्टा एक्स। सॉल्व करो, डेल्टा पी एक्स इक्वल टू h का मान है 6.6 गुणा 10 की पावर -34 हो गया, 4 गुणा 3.14 गुणा, और डेल्टा एक्स का मान है 10 की पावर -10। डेल्टा पी एक्स इसको सोल्व करोगे तो लगभग कितना आ रहा है, 24 और 4 × 12, लगभग 5 पहला ऑप्शन आ रहा है 5.27 गुणा 10 की पावर -25 kg मीटर पर सेकेंड। हो गया, ये आपका आरपीएससी में आएगा क्वेश्चन। तो सर इस वैल्यू का क्या मतलब हुआ, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का, वो तब आएगा आरपीएससी में सेकेंड ग्रेड का काम हो गया। फर्स्ट ग्रेड में यही क्वेश्चन कैसे दिया कि किसी प्रयोग में ये क्वेश्चन दिया हुआ, फिर यहाँ लिखा हुआ इसके संवेग में प्रतिशत अनिश्चितता होगी। प्रतिशत अनिश्चितता फिर कैसे निकालोगे भाई, प्रतिशत का मतलब तो ये हो गया डेल्टा पी एक्स अपॉन पी गुणा 100। तो डेल्टा पी एक्स का मान तो ये है 5.27 गुणा 10 की पावर -25। फिर पी का मान कहाँ से लेके आओगे, तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी कहाँ से, आपको मैकेनिक्स में मैंने कराया था अलग से कि क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m, और यहाँ से आपको p इक्वल टू मिल जाएगा 2m गतिज ऊर्जा अंडर रूट में। ठीक है, और यहाँ से p की वैल्यू कैलकुलेट करके डिवाइड कर दोगे, फिर 100 से गुणा कर दोगे, फिर आपको प्रतिशत अनिश्चितता आ जाएगी। लेकिन सेकेंड ग्रेड में मुझे नहीं लगता ये पूछेगा। ठीक है, सिर्फ इतना पूछ लेगा कि संवेग में अनिश्चितता होगी। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन और ये ऑप्शन आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में डायरेक्टली आ सकता है। अगला क्वेश्चन है अनिश्चितता सिद्धांत में, सेम ऐसा ही आपको 1-2 क्वेश्चन और कर लेने हैं। ठीक है, जो सेम ऐसे ही इसी फॉर्मूले से आपको करना है। ठीक है, वेग में पूछ लिया डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स h क्रॉस बाई 2, ये किया आपने। ऐसे भी कर सकते हो डेल्टा एक्स m डेल्टा v इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। ठीक है, ये दोनों में आपको वेग के लिए भी पूछा जा सकता है और संवेग के लिए भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से 3 चीज़ें पता लग गई आपको। एक क्वेश्चन है स्थिति पूछ लिया, संवेग पूछ लिया और वेग पूछ लिया। ठीक है, तीनों में से कोई ना कोई एक पूछेगा। आरपीएससी में 100% क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, आपका काम 1 क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद में है फिर आपका श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन में बस आपको कुछ नहीं, एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या है, एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप ये समझते हो तो यहाँ से गतिज ऊर्जा को क्या लिखते हो, एक तरीके से आप लिख सकते हो p²/2m। पोटेंशियल एनर्जी को v सीधा v लिख सकते हो। ठीक है, अब बात ये है, उससे पहले आपको समझना होगा कि जैसे ऑपरेटर की बात करें हम, ठीक है, संकारक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर जो होते हैं, जैसे सिंपल वे में हम लिखते हैं px, क्लासिकल में px संवेग को लिखते हैं x अक्ष के अकॉर्डिंग, वही क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बन जाता है, -i h क्रॉस डेल अपॉन डेल x। ठीक है,
यानी ये एक ऑपरेटर हो गया, और ये ऑपरेटर सपोज करो किसी पी एक्स, ये ऑपरेटर जो है ये आपने लगा दिया किसी के एक्स स्क्वायर आगे, कोई भी एक क्वांटिटी उसके आगे लगा दिया, तो इसकी वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो ऑपरेटर का क्वांटम मैकेनिकली एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो हमें कौन सा ध्यान रखना है, ऑपरेटर की जब बात आ जाए तो एक्स जो ऑपरेटर है, वाई है, जेड है, ये तो क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल में भी सेम ऐसे ही है, एक्स वाई और जेड। स्थिति, इनको पोजीशन के ऑपरेटर बोलते हैं, स्थिति के संकारक। ठीक है, पोजीशन ऑपरेटर। उसके बाद में आता है आपका मोमेंटम ऑपरेटर, संवेग। संवेग के लिए मैंने आपको ये बताया, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। आरपीएससी में डायरेक्ट आएगा ये, कैसे लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, आया हुआ है एक। ठीक है, ये एक बार होल्ड करो, वापस आ जाएंगे इस पे कि पीएक्स के लिए क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है। ऑप्शन देखिए, ए, ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। दूसरा है माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। तीसरा है आयोटा अपॉन एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। चौथा है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ये लो, जबकि मैंने आपको बताया पी एक्स ऑपरेटर जो है वो होता है माइनस का आयोटा डेल बाई डेल एक्स एच क्रॉस। ये कौन सा ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर, संवेग संकारक। आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप इमेजिनरी नंबर भी बोल सकते हो। आयोटा यानी -1 अंडर रूट में। ठीक है, आयोटा ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ठीक है, इसको संवेग संकारक या मोमेंटम ऑपरेटर कह सकते हैं। लेकिन आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए आपको ऑपरेटर जहां कहीं भी नाम आ जाए संवेग के लिए तो ये लगाना है। पी वाई की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पे इतना ही लिखना है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई। पी जेड की बात करोगे तो माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड। ठीक है, और कॉमनली बात करोगे इसको तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया P इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। ये डेल क्या है, एक तरीके से ग्रेडियंट का रूप इसको मान सकते हो। डेल का मतलब आप x लेओगे तो x के लिए ये डेल x हो जाएगा, तो डेल बाई डेल x। y के लिए लेओगे तो डेल y इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल y हो जाएगा। z की बात करोगे तो डेल बाई डेल z हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन मान सकते हो उसको, आंशिक अवकल। ठीक है, ध्यान आपको ये रखना है। अब देखो आरपीएससी में क्वेश्चन कैसे आएगा, सेकेंड ग्रेड में कैसा आएगा क्वांटम मैकेनिक्स में, कि पीएक्स के लिए क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है। 4 ऑप्शन है, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस, प्लस आयोटा बाई एच क्रॉस, माइनस आयोटा एच क्रॉस। ये आपको ध्यान रखना है। एक तरीका तो ये है कि सर ऊपर एच था कि नीचे एच था, आप अनिश्चितता सिद्धांत से भी कर सकते हो। कैसे, ये x है स्थिति यानी मीटर में, और गुणा में px होता है, संवेग है। x और px का गुणनफल क्या आया था अनिश्चितता सिद्धांत में, h क्रॉस के इक्वल। इसका मतलब ये x है, इधर आप px निकाल रहे हो तो px इंटू एक्स वजन गुणा करो, यहाँ पे क्या मिलेगा h क्रॉस। यानी यूनिट और डायमेंशन के अकॉर्डिंग मात्रक विमा वाले चैप्टर से भी ये कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड ग्रेड के लिए इतना पर्याप्त है कि px वाला ये आपका मोमेंटम ऑपरेटर हो गया, संवेग संकारक हो गया। इसके अलावा फिर आता है आपका ऊर्जा संकारक, एनर्जी ऑपरेटर। तो उसको आप लिखोगे आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। पिछले वाले में क्या था, x था, ये भी क्यों आया, वापस वही स्थिति मैंने बताया था, अनिश्चितता सिद्धांत डेल्टा ई डेल्टा टी इक्वल टू क्या आया था, h क्रॉस बाई 2। क्यों, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो जूल इंटू सेकेंड होना चाहिए। क्यों, इसलिए कि h क्रॉस का यूनिट जो होता है वो जूल इंटू सेकेंड होता है। प्लांक नियतांक का जो मात्रक होता है वो जूल गुणा सेकेंड होता है।
यहाँ से भी E के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर E में डेल बाई डेल एक्स था, दोनों एक साथ आएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो, पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं इसको तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये था P ऑपरेटर, ये यहाँ पे माइनस पी एक्स था तो आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे सर यहाँ T था या यहाँ पे X था, वो कंफ्यूजन के लिए भी आपको सिंपल 5वीं क्लास का तरीका बता रहा हूँ। अनिश्चितता सिद्धांत आप करके आए हो तो वहां पे क्या होता है, पी एक्स और एक्स को गुणा करते हो तो एच क्रॉस आता है, और ई और टी को गुणा करते हो तो एच क्रॉस आता है। क्यों कि इन दोनों का यूनिट और डायमेंशन मात्रक और बीमा के हिसाब से आपको सेटिस्फिकेशन देखना है, ये सारी चीजें। इसलिए माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ये मोमेंटम ऑपरेटर है, प्लस का आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी ये ऊर्जा संकारक है। ये दो भी अगर आप कर लोगे आपका काम हो जाएगा। मैंने और भी लिख रखे हैं बहुत सारे आपके उस मटेरियल में, लेकिन ये दो से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब वापस आ जाओ। ये था हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन थी। पी एक्स के लिए ये आपने लिखा है पोजीशन ऑपरेटर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कुछ नहीं लिखना है, सीधा वी लिखना है आपको। अब डिपेंड करता है, ये पी स्क्वायर बाई 2m है। P के लिए आपने क्या लिखा, पी एक्स ऐसे था माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, तो पी एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा एच क्रॉस इसका स्क्वायर फिर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे ही था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर, और सिंपल P की बात करें तो ये हो गया डेल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी क्या मिल रहा है आपको, माइनस आयोटा स्क्वायर यानी -1। आयोटा को ऐसे लिखते हो अंडर रूट में -1, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर, यही है पी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पे आप जाने की बजाय मैं जो बता रहा हूँ डायरेक्टली उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्या मिल रहा है आपको। यानी काइनेटिक एनर्जी है उसको आप ऐसे लिखते हो पी स्क्वायर बाई 2m, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी स्क्वायर को लिखते हो माइनस का एच स्क्वायर डेल स्क्वायर 2m ऐसे कैसे, यानी काइनेटिक एनर्जी को आप ऐसे लिखो। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल गया, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस v ऐसे कैसे था, ई आपका ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये सारा का सारा ई को आप मान लिया सिर्फ पोजीशन आर है, इसमें पोटेंशियल में भी आर है, टाइम नहीं है, तो ये आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई कौन सी वाली, टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम नहीं आ रहा है इसमें, काल अनाश्रित, समय पे निर्भर नहीं है, काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। इसी में आप ऐसे कर दो, टाइम पे डिपेंडेंट कर दे तो इसको लिख दोगे आप आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख दोगे माइनस का एच क्रॉस डेल बाई 2m डेल स्क्वायर वी आर टी, ये आपका हो जाएगा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे आएगा, टाइम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है ई बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को आप लिखते हो पी स्क्वायर बाई 2m, और पी स्क्वायर यानी आपको ऑपरेटर ध्यान रखना है कौन सा, मोमेंटम वाला, और पी स्क्वायर को लिखते हो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर 2m ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, और एनर्जी जो ऑपरेटर होता है वो आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी होता है। बस ये दो ही बातें, ये ऑपरेटर वाली बात ध्यान रखनी है आपको, उसके बाद में आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में कोई समस्या नहीं आएगी। आपको तो ये ध्यान रखना है एनर्जी होती है ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये आपकी दोनों इक्वेशन हो गई। साई अगर कोई फंक्शन इसके साथ में आप जोड़ो, साई लगाओ, ये साई क्या है इसकी आप अलग से बात कर लेते हैं। वेव फंक्शन जो है इसको हम बोल सकते हैं तरंग फलन। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। वेव फंक्शन ये है एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, सम्मिश्र संख्या,
सम्मिश्र संख्या है जो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, किसी समय उसकी अवस्था को प्रदर्शित करती है। और अवस्था का मतलब उसके बारे में जितनी भी जो जानकारियां हैं वो साई के थ्रू हम पता कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि साई जो है सम्मिश्र संख्या बता दी, इसका मतलब साई स्टार इंटू साई, ये मिल जाएगा आपको साई आर इंटू टी, इसका मोड का स्क्वायर। यानी दो सम्मिश्र संख्या हैं जेड, ये 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स में आता है, जेड इंटू जेड स्टार इक्वल टू मिल जाता है आपको जेड स्क्वायर। तो वो भी चलो ठीक है, हमारे पढ़ा हुआ नहीं है 11वीं-12वीं मैथ्स में, तो आप ये समझ लिए साई स्टार यानी ऐसे लिखा हुआ है, साई इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा। साई स्टार का मतलब क्या होगा, 2 - 3 आयोटा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो, ठीक है। इन दोनों को गुणा करोगे तो आप देख लो क्या मिलेगा, साई स्टार इंटू साई, 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा, गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये 4 है, फिर 6 ये आ जाएगा, और मोड कर दो इसको, ये 4 हो गया, -6 आयोटा, फिर प्लस का 6 आयोटा, फिर माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा 4, ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 13, यही मिल रहा है आपको साई स्क्वायर, ठीक है। 13 हो गया, इसको आप इजी वे में कर सकते हो। तो लेकिन ये हमारे इसका एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं है। आगे आ जाओ वापस, साई के बारे में बात करेंगे। तो साई एक तरंग फलन है, आपको 3-4 बातें लिख रखी हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तरंग फलन, वेव फंक्शन तरंग फलन के बारे में, ठीक है, क्योंकि पोस्टुलेट्स लिख रखे हैं ना उसमें सिलेबस में, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो तरंग फलन के बारे में पता होना चाहिए। तरंग फलन जो है, एक तो पहली बात तो ये सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है। साई स्टार साई ये किसी समय उस कण के पाए जाने की प्रायिकता बताएगी, किसी स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता बताएगा, ठीक है। साई जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी एकल मानी होना चाहिए, ऐसे नहीं है अलग अलग जगह पे एक ही पॉइंट पे इसके अलग अलग मान हो, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है साई की, वेव फंक्शन की। तरंग फलन क्या है, इसकी स्टेट को बताएगा, किसी कण की किसी पर्टिकुलर अवस्था को बताएगा, ठीक है। और 2 पॉइंट क्या बता रखा है, साई जो है ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, उसके बाद में इसका मान सर्वत्र फाइनाइट होना चाहिए, परिमित मान होना चाहिए साई का, इनफाइनाइट मान इसका नहीं ले सकते आप, ठीक है। इसका मतलब साई इक्वल टू e⁻x² हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। x इक्वल टू इनफाइनाइट रखो आप, साई का मान इनफाइनाइट, और जब ये क्या रहा है, साई का मान हमेशा क्या होना चाहिए, फाइनाइट, ये वैल्यू संभव नहीं है। e⁻−x² हो सकता है, क्यों, इनफाइनाइट रखोगे आप तो इस वजह से कोई ना कोई ये वैल्यू डिक्रीजिंग कहीं ना कहीं आ जाएगा, ठीक है। तो परिमित वैल्यू इसकी होनी चाहिए। उसके बाद में इसका मान, साई का मान कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, अवकलनीय भी होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर इंटीग्रेबल भी होना चाहिए, यानी साई स्क्वायर का समाकलन करो तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आपके पास से आनी चाहिए। यानी ऐसे साई के 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, वो सीधे सीधे आपको मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। उसको आप लिख सकते हो एग्जाम में, डायरेक्ट आपको सीधा का सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है। 2-3 पॉइंट बता रहा हूँ। एक पॉइंट तो ये है कि साई का मान, तरंग फलन इसको बोलते हैं, ठीक है, साई का मान सर्वत्र परिमित होना चाहिए, पहली बात, फाइनाइट होना चाहिए। दूसरी बात क्या लिख रखा है, साई और इसके जो अवकलन है वो सिंगल वैल्यू और कंटिन्यूअस होने चाहिए। साई और डेल साई अपॉन डेल एक्स, या फिर डेल साई अपॉन डेल वाई, डेल साई अपॉन डेल जेड, इनके जो मान हैं वो सिंगल वैल्यूड मतलब एकल मान, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस भी होने चाहिए,
सतत होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, साई जो है वो वर्ग समाकलनीय, स्क्वायर इंटीग्रेबल। इसका मतलब क्या है, साई का स्क्वायर करो, इंटीग्रेशन करो, तो कोई ना कोई वैल्यू क्या मिलनी चाहिए आपको, फाइनाइट मान मिलना चाहिए। ये हो गया, ये बात है। ये साई की 2-4 बातें आपको पता होना चाहिए। अब देखो आरपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तरंग फलन के आवश्यक सीमा शर्त के लिए कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है एक्स वाई जेड के सभी मान के लिए साई फाइनाइट होगा, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन है साई का मान बहुगुणक होना चाहिए, मल्टी वैल्यूड होना चाहिए, साई का मान तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपका आरपीएससी में, ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा हुआ है मैंने, ऐसे कैसे उसको आप कर लेना, ठीक है। ये साई की कुछ प्रॉपर्टी थी। उसके बाद में आपका क्या आ गया सीधा हमारे था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उस पर क्वेश्चन कर लिया। फिर आपने कर लिया ऑपरेटर्स, ऑपरेटर से आपको मिल गया, फिर ये उसी से श्रोडिंगर इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद में आपने पढ़ दिया वेव फंक्शन जो है साई, ये हो गया। फिर हमारे आ जाते हैं क्या, 1D बॉक्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, सीधा सीधा आप देख लीजिए, पोटेंशियल वेल, इसको विभव कूप जिसका नाम आप दे सकते हो, विभव कूप, पोटेंशियल वेल, इस प्रकार से साई की वैल्यू वही है मैंने आपको बताया था, यानी ये कोई पोजीशन है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू पे ये कोई इनफाइनाइट पोटेंशियल है, v इक्वल टू इनफाइनाइट, v इक्वल टू इनफाइनाइट पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल है आपको 0, और यहाँ पे कोई आपका कोई पार्टिकल है m जिसका मास है, ठीक है, और इसके अंदर ये कन्फाइंड है, इसके अंदर सीमित है। इसका मतलब इस पोटेंशियल वेल के बाहर इसका फलन जो वेव फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, 0। एक बात है, यानी जो भी इसके लिए वेव फंक्शन का मान आएगा साई का, वो इसके अंदर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब साई का मान जो है नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, 0 से लेके x a के बीच में होगा। तो इसको नाम दे दिया आपने 1D बॉक्स। कैसे दिया, ये एक दिशा में है, एक डायमेंशनल, एक बॉक्स की तरह है। पोटेंशियल वेल भी इसको नाम देंगे कुआं है, जिसके अंदर यहाँ पे ये आपका जो पार्टिकल है कन्फाइंड है, ठीक है। और इसकी ऊर्जा और इसका तरंग फलन, तरंग फलन क्यों हम पता कर रहे हैं, इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताया वेव फंक्शन तरंग फलन क्या बताएगा, उसकी स्टेट को बताएगा। स्टेट का मतलब उसके बारे में जितनी भी जानकारियां हो तरंग फलन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी, इसके अंदर इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कंटिन्यूअस होगी या डिस्क्रीट होगी, सतत होगी या विभक्त होगी, उसके बारे में भी हमें चर्चा करना है। ग्राउंड स्टेट में सतत होगी या विभक्त होगी, जो भी होगी उसके बारे में पता करना है कि ये मूल ऊर्जा स्तर में ग्राउंड स्टेट में है तो फिर इसकी ऊर्जा क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट में है, उत्तेजित स्तर में है तो फिर इसकी ऊर्जा क्या होगी। तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसको आप 1D बॉक्स नाम दिया या पोटेंशियल वेल नाम दे दिया आपने। इसके बाहर वेव फंक्शन का मान क्या है, 0। आपको क्या मिलेगा, वेव फंक्शन का मान नॉट इक्वल टू 0 सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर, और वो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, पहले पोटेंशियल वेल की बात करें तो साई इक्वल टू √2/a साइन n पाई x अपॉन a। नोट्स में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, यहाँ पे a नहीं लिखा हुआ, वो a भी आप लिख लीजिए, ठीक है, √2/a साइन n पाई x अपॉन a। साइन का मतलब आपको पता लग रहा है इसकी कोई ना कोई स्थिति ओसिलेशन की तरह, वो तरंग साइन वेव की तरह आएगा, ये इसका वेव फलन है। यानी अलग से हम पढ़ें तो पहला आपका पोटेंशियल वेल जो बात करें, विभव कूप, एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली, ठीक है। ये स्थिति है, मान लो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a के बीच में, यहाँ पे आप इनफाइनाइट पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पे साई x इक्वल टू 0 होगा बाहर, सिर्फ अंदर ये साई v इक्वल टू 0 है, इसलिए साई x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। कोई भी एक m
पार्टिकल है मास का और वो ऐसे इसके अंदर गतिशील है, ठीक है। तो उसका वेव फंक्शन, पहले तो पोटेंशियल को डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, वी एक्स इक्वल टू इसका जो विभव है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जिसको आप नाम दे सकते हो, तो ये है पोटेंशियल जो है वो जीरो है, कहाँ से कहाँ के बीच में, x से लेके a के बीच में, ठीक है। और इनफाइनाइट है कहाँ पे, इसके अलावा कहीं पे भी हो अदरवाइज। पहली बात पोटेंशियल वेल के बारे में ये इसकी एक तरीके से मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। इसके अंदर जो पार्टिकल है उसके लिए उसका तरंग फलन साई एक्स का मान क्या होगा, √2/a, अंदर ही होगा, बाहर तो जीरो है ना, √2/a साइन n पाई x अपॉन a, ठीक है। ये आपका इसका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हो गया। कौन सी कक्षा में, ये मान लो nवें स्तर में हो गया। अब ग्राउंड स्टेट की बात करो तो n = 1, मूल ऊर्जा स्तर में तरंग फलन साई का मान क्या होगा, लिख दो यहाँ पे √2/a साइन n की जगह 1 रख दिया, पाई x अपॉन a आ गया, ठीक है। दूसरा n = 2 पे साई का मान क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे कैसे, √2/a साइन 2 पाई x अपॉन a, n के लिए क्या आ जाएगा, √2/a साइन n पाई x अपॉन a। ये है 1D बॉक्स के अंदर इसका तरंग फलन, वेव फंक्शन। आपको डायरेक्ट सीधा भी पूछा जा सकता है कि तरंग फलन का मान होगा, यहाँ साइन की जगह कोस दे सकता है, n पाई x की जगह 2 पाई x या फिर n पाई x अपॉन 2a दे सकता है, a/√2 दे सकता है, 4 ऑप्शन कोई से भी आ सकते हैं, ठीक है। ये तो इसका फलन हो गया, तरंग फलन। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये, इसकी एनर्जी वो दी जाएगी n² पाई² h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma²। ये आपको याद रखना है। n की वैल्यू आपको यहाँ से रखनी है, n = 1 2 3 4 5 6, जीरो नहीं रख सकते, n 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जीरो रखोगे तो यहाँ साइन जीरो आ जाएगा, तो वेव फंक्शन जीरो ही नहीं, इसमें जीरो हो जाए, इसका मतलब बाहर की ओर बात करो, इसके अंदर की बात ही नहीं कर रहे हो, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3। आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आए नहीं आए, एग्जाम में पोटेंशियल वेल या 1D बॉक्स का आ जाए और आपको एनर्जी पूछ ले, एक विभव कूप में गतिशील किसी कण की ऊर्जा के लिए सूत्र है E = n² पाई² h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma²। कहाँ से आया वो भी आपको ध्यान नहीं रखना है, फिर भी बता रहा हूँ, p²/2m ऐसे लिख सकते हो। क्यों, यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है v तो जीरो है, सिर्फ गतिज ऊर्जा है, तो यहाँ पे p²/2m लिखोगे, 2m ये आ रहा है, p² का मान ये आ जाएगा, n² पाई² h क्रॉस अपॉन a², ठीक है। तो उसको छोड़ो, आप सिर्फ क्या ध्यान रखना है आपको, एनर्जी ध्यान रखनी है, ठीक है। वेव फंक्शन आप पहला आ रहा है तो साइन आ रहा है, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट की एक बार बात करेंगे तो साइन ऐसे बनेगा, साइन वेव, ठीक है। दूसरे की बात करें तो साइन 2 पाई x अपॉन a, अगली बार वापस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बीच वाली पोजीशन है, मान लो x = a/2। आपको ये भी पूछा जा सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन कि 0 से लेके a/2 के बीच में कण के पाए जाने की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसका साइज स्क्वायर करोगे तो लगभग यही आएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, 1/2, आधा हिस्सा है ना इधर, तो 1/2 0.5, डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन आएगा, उसी को याद कर लेना, उसके अलावा आए तो छोड़ देना, ठीक है। कि इसके अंदर पोटेंशियल वेल के अंदर 0 से a/2 के अंदर कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, 0.5। क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। सेकेंड ग्रेड जैसा आप जिस हिसाब से आप क्वांटम के लिए धारणा रखते हो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात। दूसरा ये इसकी ऊर्जा जो है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, En = n² पाई² h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma² है, ठीक है। एक बात,
n क्या है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। m क्या है उस कण का मास, द्रव्यमान हो गया। a क्या है वो जो साइड है, पोटेंशियल जो बॉक्स था ना, वेल जिसको आपने नाम दिया, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, यानी उसकी विड्थ है, चौड़ाई है, ठीक है, उस बॉक्स की चौड़ाई है। यहां से आपको क्वेश्चन क्या क्या मिल सकता है देखिए आप। पहली कक्षा के लिए n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट के लिए, आप पहली अवस्था के लिए बात करो तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma²। अभी जाग जाइए, यहां से क्वेश्चन आएगा आरपीएससी में, ठीक है। पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma²। दूसरे के लिए ग्राउंड n इक्वल टू 1 हो गया, n इक्वल टू 2 के लिए क्या आता है 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma²। क्यों, एक का स्क्वायर एक था, दो का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर n इक्वल टू 3, E3 की वैल्यू क्या आ रही है 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma², ठीक है। उसके बाद में n इक्वल टू 4, E4 इक्वल टू क्या मिल रहा है 16 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma²। क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है आप देखिए, E1 अनुपात E2 अनुपात E3 अनुपात E4, ऐसे आगे चलता जाएगा तो क्या मिल रहा है आपको 1 अनुपात 4 अनुपात 9 अनुपात 16। क्वेश्चन आ गया आपके, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो दूसरे सेकेंड स्टेज में n बराबर 2 के लिए उसका मान होगा, कितना गुना कर दोगे 4 गुना, तो कितना आंसर आ जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन बन गया ना, ये आपको ध्यान रखना है। यानी 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल जो है आपका एक विमीय विभव कूप जो है, उसमें ऊर्जा फॉर्मूला है E प्रोपोर्शनल टू n²। इसका मतलब n इक्वल टू 1, फिर 2 पे सीधा 4 गुना, 3 पे 9 गुना और 4 पे 16 गुना। E1 E2 E3 1 4 9 100, ऐसे एक तरीके से 16 तक चलता जाएगा पूरा का पूरा। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपके। दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो विड्थ है ये कोई जरूरी है कांस्टेंट है। अगर आपको अगला क्वेश्चन बन गया कि E इक्वल टू फॉर्मूला था n² पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma², अगर विड्थ को आप a डैश इक्वल टू 2 गुना कर दिया तो एनर्जी क्या बन जाएगी E डैश इक्वल टू n² पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, a डैश की जगह क्या कर दिया 2a का स्क्वायर, यानी यहाँ n² पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ पे लिख दिया आपने 4a²। तो ये 4 बाहर आ जाएगा तो पहले की तुलना में E/4 हो जाएगा। यानी आपने उसकी विड्थ को, बॉक्स की चौड़ाई को 2 गुना कर दिया तो जो ऊर्जा थी वो कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। कहने का मतलब E प्रोपोर्शनल टू 1/a², उसकी जो विड्थ है उसके विड्थ को अनुपाती हो गया, वो भी स्क्वायर के, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन आ रहा था E प्रोपोर्शनल टू n², ये भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको इनके रेशियो भी पूछे जा सकते हैं। तो डायरेक्टली 1D बॉक्स में क्वेश्चन आपके क्या आ रहा है सीधा का सीधा कि साई x इक्वल टू √2/a साइन n πx अपॉन a, ये बन गया वेव फंक्शन, तरंग फलन। एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा आपको रखना है एनर्जी जो है En इक्वल टू n² पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma², ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आप देखा, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली बताएं, ये एनर्जी वाला हो गया। वेव फंक्शन के बारे में भी आपको बताया जाए तो आप क्या बनाओगे, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना आपके नोट्स में, ये ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक्साइटेड स्टेट्स के बारे में बना रखा है क्या डायग्राम, ठीक है। दूसरा ये वाला हो जाएगा, ये साई1, इसको आप साई2 नाम दे दो, ये साई1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में साई3 और आगे ऐसे बढ़ता जाएगा।
आपको दो बातें पूछी जा सकती हैं। स्थिति का एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो हमेशा रहेगा क्या, a/2। a क्या है, इसकी विड्थ 0 से a तक। स्थिति का प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन, ये तो आपको क्या लेना है, इसके अंदर हमेशा a/2। अगर आपको इसकी ये चौड़ाई दी हुई है 10 एंगस्ट्रॉम तो क्या लिखोगे, 5 एंगस्ट्रॉम, यानी ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साई स्टार x साई dx अपॉन साई स्टार साई dx। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है ये, किसी भी वेरिएबल का क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर के लिए आप उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्रत्याशा मान निकाल रहे हो तो साई स्टार उसको बीच में रख दो, फिर साई, और ऐसे सोल्व करो, इंटीग्रेशन करो, समाकलन करो, कैलकुलेशन करो, फिर उसका हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, इस सिचुएशन में x के लिए ये वैल्यू आई है a/2। सेम एक ऑपरेटर और भी होता है, कौन सा, संवेग वाला, px के लिए ये वैल्यू आएगी 0। रट लो इनको, ये कैलकुलेशन में आप पढ़ोगे तो आप क्वांटम को छोड़ के ही जाओगे। ठीक है, जिसको ज़्यादा समझना है, मैं क्वांटम का अलग से 6-7 घंटे की क्लास है ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट के लिए, तो वो आप वहाँ से पूरा कवर अप कर सकते हो, मैथ्स वाले स्टूडेंट। ठीक है, अदरवाइज आप छोड़ के जाने हो बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आप सीधा सीधा पढ़ लो। एक्स की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है क्या, a/2, और संवेग की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आरपीएससी में डायरेक्ट ही पूछेगा। px ये कौन सा ब्रैकेट है, जिसको भी आप मान लो ये ऐसे है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, px की वैल्यू 0 है, इसके लिए a/2 है। क्लियर है, 1D बॉक्स का काम आपका हो गया। उसके बाद में अगला है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्ती दोलित्र जिसको आप बोलते हो। तो वैसे पुराना क्लासिकल तो आप पढ़ के आए हो, ऊर्जा ऐसे ही तो थी उसकी, x के साथ में v, यही तो था 1/2 kx², v = 1/2 m ω² x²। टाइम इंडिपेंडेंट था ना, इसके रूप में आप फाइंड करना था। यहाँ पे सरल आवर्ती दोलित्र के लिए ओमेगा = कोणीय आवर्ती जिसको आपने नाम दिया था √k/m, यही तो था। उसी को क्वांटम, उसमें क्या समस्या थी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मैंने बताया था E = 0 आ रहा था क्लासिकल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या मिल रही है, शून्य बिंदु ऊर्जा जिसको आपने नाम दिया है वो है 1/2 h क्रॉस ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू ये है। एक तो ये ध्यान रखना है, सीधा सीधा यही पूछा जाएगा। और आइडियली किसी भी स्टेट के लिए आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर आप कैसे करोगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, सरल आवर्ती दोलित्र के लिए उसकी जो एनर्जी है nv स्टेट के लिए, तो n + 1/2 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, पहली स्टेट n = 0 है तो E0 = क्या मिलेगा, 1/2 h क्रॉस ओमेगा। n = 1 पहली उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, E1 = क्या लिखोगे, 1 + 1/2, यानी क्या मिलेगा, 3/2 h क्रॉस ओमेगा। n = 2, E2 = क्या मिल रहा है, 2 1/2 5/2 है ना, 5/2 h क्रॉस ओमेगा। ऐसे चलता जाएगा, यानी इनको ऐसे बनाऊं मैं लेवल के रूप में, क्या बन रहा है देखो, 1/2 h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, फिर 3/2 h क्रॉस ओमेगा, एनर्जी लेवल बना रहा हूँ, 5/2 h क्रॉस ओमेगा, 7/2 h क्रॉस ओमेगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर में 1D बॉक्स में क्या बन रहा था, पहला था E1 π² h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma²। कंफ्यूजन नहीं होना, इधर ये है उधर देखो h क्रॉस ओमेगा। फिर E2 की वैल्यू क्या थी, 4 गुणा E1। फिर E3 की वैल्यू क्या थी, 9 गुणा E1। E4 की वैल्यू क्या थी, 16 गुणा E1। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3/2 में से 1/2 घटाओ h क्रॉस ओमेगा। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस कितना है
एच क्रॉस ओमेगा। इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है, एच क्रॉस ओमेगा। कंक्लूजन इजी क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला बस ये ध्यान रखना है, आपका काम हो जाएगा। और ये क्वांटम का आपको एप्लीकेशन भी पता चल रहा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हार्मोनिक ऑसिलेटर था चिस सम्मत भौतिकी में, उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 थी। और यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी या 0 पॉइंट एनर्जी जिसको आप दे रहे हो n+1/2 एच क्रॉस ओमेगा में n = 0 रखते हो तो आपको 0 नहीं मिलता है, 1/2 एच क्रॉस ओमेगा मिलता है। ठीक है, ओमेगा को आप लिखते हो क्या, k/m। ठीक है, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में अगर कोई पार्टिकल को इस पोटेंशियल में आप रख दो, ठीक है, और उसके भी आप ये 2 पॉइंट टर्निंग पॉइंट मान ले दो यहां से यहां तक, ठीक है, तो क्लासिकली अगर इसके अंदर पाए जाने की क्षमता कितनी है, लगभग 84%। बाहर पाए जाने की क्षमता कितनी है, 16%। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके आरपीएससी में आया हुआ है। कैसे, देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूं। मूल अवस्था में कण के टर्निंग पॉइंट से बाहर जाने की प्रायिकता, एक बार आप कंक्लूजन कर लेते हैं, फिर ये भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या क्या ध्यान रखना था भाई, इसका तो वेव फंक्शन थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपके एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, आपको बहुत बड़ा है वो याद भी नहीं रखना है, छोड़ो, इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सीधा आपको इसकी एनर्जी का ऊर्जा आइगन मान रखना है, वो ध्यान रखना है आपको, n+1/2 एच क्रॉस ओमेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर में। ठीक है, दूसरा एक और क्या है इसके लिए, अभी बताया था मैंने, x के वैल्यू उसके अंदर क्या आई थी, a/2 एक्सपेक्टेशन वैल्यू, यहाँ पे 0, px की वैल्यू यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। क्यों, जब वास्तविक फलन होते हैं इनके, वेव फंक्शन जो होते हैं वो रियल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं वेव फंक्शन, तो उनके लिए सदैव जो संवेग का मान, प्रत्याशा मान होता है वो 0 होता है। और इन दोनों स्थितियों में जो वेव फंक्शन है वो रियल क्वांटिटी है, वास्तविक संख्या है। तो चलो उस कारण पे छोड़ो, आप तो ये चीज़ें दोनों याद रख लो। ठीक है, और इसके लिए ई एन की वैल्यू क्या थी, n² π² h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m_a²। ये तो कहानी है किसके लिए, पोटेंशियल वेल के लिए, विभव कूप के लिए। ठीक है, ये वाली कहानी किसके लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर सरल आवर्ती दोलित्र के लिए। ठीक है, इसका रिजल्ट ये मिल रहा है, इसका रिजल्ट ये मिल रहा है। फिर यहां से आपको पूछ लिया जाए ग्राउंड स्टेट के लिए E0 = क्या मिलेगा, 1/2 एच क्रॉस ओमेगा। इन दोनों पे ही आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, इधर आएगा तो इस पे आएगा, इधर आएगा तो एनर्जी इस पे आएगा। मैक्सिमम अगर आपको पूछेगा इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू a/2, इसकी 0, इन दोनों की 0। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी में, वो डायरेक्टली आप याद कर लेना। एक दोलित्र इसकी मूल अवस्था में है तो कण की चिरसम्मत सीमाओं के अंदर पाए जाने की संभावना है, क्लासिकल लिमिट्स के अंदर पाए जाने की संभावना। आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली याद कर लो, और मुझे लगता है शायद सेकंड ग्रेड में आएगा। ठीक है, यदि एक दोलित्र, क्वेश्चन है सुनिए आप, यदि एक दोलित्र इसकी मूल अवस्था में है, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, और ये आपको याद ही रखना है, इसको डिराइव करोगे तो बहुत लंबा इंटीग्रेशन है, मूल अवस्था में है, आंसर याद करना है, इसलिए मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो कण की चिरसम्मत सीमाओं, क्लासिकल लिमिट, चिरसम्मत सीमाओं क्लासिकल लिमिट के अंदर पाए जाने की प्रायिकता होगी। ये फर्स्ट ग्रेड में 2 बार आ चुका है, एसीएफ में 1 बार आ चुका है। ठीक है, ऑप्शन है 63%, ऑप्शन बी है आपका 70%, ऑप्शन सी है
15.7%। ऑप्शन डी है 84.3%। डायरेक्टली याद कर लो, क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर क्लासिकल लिमिट के अंदर पाए जाने की मूल अवस्था की बात करें हम ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, क्लासिकल लिमिट के अंदर पाए जाने की जो प्रायिकता है वो होती है 84%, लगभग एग्जैक्टली है 84.3%। ठीक है, आपके क्वेश्चन एक तो ये आ सकता है, डायरेक्टली याद कर लो, रट लो इसको। हार्मोनिक ऑसिलेटर में लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी, ऐसे कैसे आएगा। क्वांटम एक ऐसा है जिसके लिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, यही रट लो, वही आएंगे। ठीक है, यदि एक दोलित्र इसकी मूल अवस्था में है तो कण की चिरसम्मत सीमाओं के उस पार्टिकल के क्लासिकल लिमिट में पाए जाने की प्रायिकता होगी 84%। इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन एक और बन गया, बाहर चिरसम्मत सीमाओं के बाहर पाए जाने की प्रायिकता, आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट, तो फिर कितना हो जाएगा, टोटल 100 है, 100 में से ये 84 गया, 16%। क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों में से कोई सा एक पक्का आएगा। अंदर पाए जाने की प्रायिकता 84%, बाहर पाए जाने की प्रायिकता 16%। ठीक है, वैसे एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = n+1/2 H क्रॉस ओमेगा। ये आपका चैप्टर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन और भी है क्या? हाँ, यही क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने और दे दिए आपको। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको सिर्फ करना है किस पे, अनिश्चितता सिद्धांत पे। अब आ जाओ चैप्टर का कंक्लूजन कैसे करते हैं, आपको क्या पढ़ के जाना है, और पूरा छोड़ के जा रहे थे तो उसमें क्या छोड़ के जाना है। क्वांटम मैकेनिक्स जो है आपके सेकेंड ग्रेड के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन बनता है एक तो अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहां से आपके 100% क्वेश्चन आएगा। और किस बात पे आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा थ्योरेटिकल, इसके एप्लीकेशन पे आ सकता है, और उसमें भी कौन सा आएगा ये भी मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक में स्थित होता तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरा आपको क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो किस पे आएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल टू H क्रॉस बाई 2, इस पे आपके न्यूमेरिकल आएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके आएगा, 100% आप मान के चलो। इतना आप कर सकते हो, जो मैंने इस वीडियो में कराया है उसी से आपका काम हो जाएगा। दूसरा है आपका, इस पे न्यूमेरिकल करवा दिए, उसके बाद में आपको कराया था सीधा क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, संकारक। संकारक में भी बहुत सारे, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, एक तो P का जो संकारक था माइनस आयोटा H क्रॉस डेल, ठीक है, और इजी वे में आपने लिखा तो Px इक्वल टू माइनस आयोटा H क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, वाई के लिए वाई हो जाएगा। दूसरा आपका था एनर्जी जो ऑपरेटर था वो था आयोटा H क्रॉस डेल बाई डेल टी। ये दोनों आपको डायरेक्टली ऐसे कैसे एग्जाम में मिलने की संभावना है। इसी के आधार पे आपका बन गया था क्वेश्चन क्या, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण। उसको भी आपको कहां से शुरू करना है, E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और संकारक आपको पता है तो आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, ये आपका काम हो गया। उसके साथ में आपको इंट्रोडक्शन में क्या आया था, तरंग फलन। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा तो तरंग फलन साई के गुणधर्म उस पे बन जाएगा, और वो मैंने आपको 4 लिखा दिए हैं, एकलमानी, फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूअस, ये सब होना चाहिए। ठीक है, ये आपका काम हो गया। उसके बाद में आपको क्या आया था, साई की बात हो गई, तरंग फलन हो गया, ठीक है, आपका ऑपरेटर्स हो गए, और फिर आपके आए थे एक तो 1D बॉक्स या पोटेंशियल वेल जिसको आपने नाम दिया था, एक जैसे से ही रिजल्ट है, और एक था आपके हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्ती दोलित्र। ठीक है, और एक भी ये इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन बन रहे थे, कौन से टाइप्स हो, एक तो था सिंपल ऐसे पूछ ले, साई एन इक्वल टू क्या होता है, वेव फंक्शन 2/a साइन n पाई x अपॉन a। ठीक है, n का मान लेना है आपको 1 2 3 4 ऐसे इस तरीके से। एनर्जी वाला इंपॉर्टेंट था, वो था n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ये a क्या है, विड्थ है उस चौड़ाई बॉक्स की,
यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन रहे थे, या तो n का मान 1 2 3 4 ऐसे रखोगे तो e का मान क्या आएगा 1:4:9:16, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। या फिर अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो जो कण दिया जाएगा उसका मास आपको द्रव्यमान दिया जाएगा, वो 4 क्वेश्चन आपको मैं लिख के दे दूंगा, वो उन्हीं के सॉल्यूशन आपको पढ़ लेना है, एग्जैक्टली आएगा तो वैसा ही आएगा, ठीक है। या फिर इसकी चौड़ाई को आपने बढ़ा दिया, 2 गुना कर दिया तो ऊर्जा पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ऊर्जा है इसके मान आपको कंटिन्यूसली नहीं मिल रहे हैं, पता चल रहा है कि ये मान डिस्क्रीट हैं, विभक्त हैं, कंटिन्यूसली नहीं आ रहा है, पहले 1 आ रहा है फिर 4 आ रहा है फिर 9 आ रहा है, इसी तरीके से आ रही है वैल्यू। उसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी आपने क्या लिखा, ई एन जो ऊर्जा थी वो थी n+1/2 h × ω। यहां से आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या मिल रही थी, n बराबर 0 रखा आपने तो E0 = 1/2 h × ω मिला था। क्वांटम में हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मान 0 नहीं होता है, 1/2 h × ω होता है, ठीक है। इसके बाद में आपने n का मान 1 रखो तो 3/2 h × ω पूछा जा सकता है। या फिर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए, आपको ओमेगा का मान दे दिया जाए और h से गुणा करके और कोई सी भी स्टेज के लिए पूछ लिया जाए, ग्राउंड स्टेट के लिए आपको 1/2, फिर पहले के लिए 3/2, उसके बाद में 5/2, 7/2 और सब का डिफरेंस जो है वो उनके बीच का क्या है, हमेशा h × ω है। ऐसे चल रहा था, डायग्राम मैंने बनाया था, ठीक है। ये आपका था। एक और इस पे क्वेश्चन क्या बन रहा था, सीधा सीधा जो याद रखने वाला है कि क्लासिकल लिमिट्स के अंदर कण के पाए जाने की प्रायिकता, अंदर पाए जाने की प्रायिकता 84% और बाहर पाए जाने की प्रायिकता है 16%, ठीक है। क्वांटम का इतना सही काम है। ये अगर इतने में आपको समझ में आ गया, इसको आप समझ सकते हो तो 2 घंटे के अंदर आपके 2 से 3 क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड के लग जाएंगे। क्वांटम आपको समझ में आए या नहीं आए, सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन आपका लगना चाहिए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। डिटेल में पढ़ना है तो पूरा एक जैसे अनिश्चितता सिद्धांत के कॉन्सिक्वेंस हैं उसके ऊपर 3 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। ये हार्मोनिक 1D ऑसिलेटर और हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो 1D बॉक्स है और हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये तो बहुत ही आपको जो एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन क्या आ रहा है बस वो बता रहा हूँ। अदरवाइज एक 1D बॉक्स पोटेंशियल वेल पे हम बात करेंगे तो 4-4 घंटे की क्लास एक पोटेंशियल वेल पे ही बन जाएगी, ठीक है। हमारे वो कोई काम का नहीं, सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में क्वांटम का कोई लेना देना नहीं है। जो डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं पे हम फोकस करेंगे, तो यही क्वेश्चन बनते हैं। इन पे 20 या 22 क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली लिख के दे दूंगा, उनके आंसर आप रट लेना, एग्जाम में उनकी डिजिट भी चेंज नहीं होगी। क्वांटम का ये फायदा है सेकेंड ग्रेड के लिए, ठीक है। इतना आपको करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको क्वांटम में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्वांटम का भय खत्म करो और इस हिसाब से करो। मिलते हैं लास्ट चैप्टर में, धन्यवाद।